हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एसएसटी यानी सीटेट पेपर 2 के लिए 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे, जो कि कंटेंट बेस पर क्वेश्चन है सारे। और ये सारे क्वेश्चन जो है तो हिस्ट्री के हैं। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला नंबर वाला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने सन 1927 में भारत अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा। यानी भारत में जो है तो ब्रिटिशों ने अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया। क्योंकि अब देखिएगा, इसका विरोध क्यों किया गया कि जब ब्रिटिश ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, तो इसका विरोध क्यों किया गया, तो भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो आइए देखिए, इसमें पहला वाला ऑप्शन है कि इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी, यानी इसलिए इसका विरोध किया गया। या देखिएगा, सेकंड वाला है, इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी, यानी भारतीयों ने इसलिए विरोध किया। या देखिए, थर्ड वाला है कि इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। या फोर्थ है कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, यानी इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए जो है तो इसका विरोध किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता तो निम्नलिखित में से कौन थे। जब दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया गया तो उसमें एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता तो कौन थे। तो पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन में तो जो वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। या अगला है कि सी राजगोपालाचारी। या थर्ड है कि पोट्टी श्री रामुलु। या फोर्थ है कि महात्मा गांधी। तो देखिए कि जब दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था तो उस समय एक वयोवृद्ध जो राष्ट्रवादी नेता थे तो उनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, तो ये जो है एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। यानी भारत को तो स्वतंत्रता के बाद ऐसी कौन सी समस्या है कि उसका सामना नहीं करना पड़ा, नहीं किया गया। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास, यानी इस समस्या का सामना जो है तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को नहीं करना पड़ा। या सेकंड है कि आर्थिक विकास। थर्ड है कि पाकिस्तान से आने वाली शरणार्थी, यानी इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा भारत को। या फोर्थ है कि भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान। तो देखिए कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद तो भारतीयों को जिस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा तो वो है भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाई गई। यानी ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था कि जिसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र प्रदान की गई। तो पहला है इल्तुतमिश, उसके बाद में है गयासुद्दीन बलबन। या थर्ड है कि अलाउद्दीन खिलजी, तथा फोर्थ है फिरोज तुगलक। तो देखिएगा कि दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में तो एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाई गई, तो वो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में तो एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाई गई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि यह किसने लिखा कि रजिया जो थी तो अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। यानी ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने लिखा है कि रजिया सुल्तान तो अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो पहला है अलबरूनी, उसके बाद सेकंड है बदायूनी, थर्ड है मिनहाज ए सिराज या जियाउद्दीन बरनी। तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज ए सिराज। यानी मिनहाज ए सिराज ने लिखा है कि रजिया सुल्तान जो थी तो वो अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए कि रजिया सुल्तान जो थी तो वो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी रही है। तो अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। जब दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में तो
कौन सी ऐसी जो है तो एक प्रशासनिक भाषा थी उनकी। तो पहला है फारसी, सेकंड है उर्दू, उसके बाद देखिएगा थर्ड है हिंदी या अरबी। तो देखिए कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में तो एक प्रशासनिक भाषा तो वो थी फारसी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर वाला क्वेश्चन है कि गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। यानी गजनी के सुल्तान ने तो महमूद गजनवी जो है, गजनी के सुल्तान जो महमूद गजनवी थे, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का मुख्य कारण पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का मुख्य कारण कौन सा था गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा। तो पहला है कि उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, यानी महमूद गजनवी को तो मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, इसीलिए जो है तो वो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करना चाहता था। या अगला है कि उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। या थर्ड है कि वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। या फोर्थ है कि वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था। तो देखिएगा कि गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का जो एक मुख्य कारण था तो वो ये था कि उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। यानी यही कारण था कि वह जो है तो इस्लाम का महान नायक बनना चाहता था, तो वो महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, इसीलिए जो है तो वो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करना चाहता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा जो है तो 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। तो पहला है सजावटी द्वार, रंगशाला यानी जहाँ पर नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, या यज्ञ वेदी जो पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह होती है, या हवन कुंड यानी जहाँ पर वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। तो आइए देखिएगा कि 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा पूछा गया है कि कौन सा था। तो वो था सजावटी द्वार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। यानी कौन सा ऐसा जो था कि राज्यों का संयोजन जो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। तो पहला है राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर तथा प्रतिहार। उसके बाद सेकंड है पाल, चोल तथा गुर्जर और प्रतिहार, या चोल, राष्ट्रकूट और पाल, तथा फोर्थ है कि पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा जो है संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। तो उस संयोजन का नाम है राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर और प्रतिहार। तो राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 10 नंबर वाला क्वेश्चन है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हाल होता था। यानी कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर जो था तो उसमें एक हाल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे, तो इस स्थान को कहा जाता था। तो देखिए कि इस स्थान को क्या कहा जाता था कि जब कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में जो हाल होता था जहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो सकते थे, तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता था। तो पहला देखिएगा कि ग्राम भोज का, यानी जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो सकते थे तो उसे ग्राम भोज का कहा जाता था उस हाल को, या गर्भगृह, या प्रदक्षिणा पथ, या मंडप। तो देखिए कि जब कुछ आरंभिक मंदिरों में एक हाल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे तो ऐसे स्थान को कहा जाता था मंडप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, यानी 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से तो किसमें लिखी है। यानी कौन सी भाषा में जो है तो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम लिखी है। तो पहला है पाली भाषा में, उसके बाद सेकंड है संस्कृत भाषा में, थर्ड है प्राकृत भाषा में, या हिंदी भाषा में। तो देखिएगा कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम तो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। इनकी जो पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम, जो कि आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब देखिएगा, यानी 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। यानी जब मौर्य शासक अशोक ने जो लड़ाई लड़ी थी तो लड़ाई का स्थल यानी स्थान कलिंग में लड़ाई किया गया था मौर्य शासक अशोक के द्वारा। तो वो कलिंग जो है वर्तमान में कहाँ पर है। तो पहला है केरल में, या आंध्र प्रदेश में, या थर्ड है कर्नाटक में, फोर्थ वाला है उड़ीसा में। तो देखिएगा कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग, तो ये वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम पर ये उड़ीसा में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 13 नंबर वाला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध था। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार तो मौर्य काल में उत्तर पश्चिम तो किस लिए प्रसिद्ध था। तो पहला है कपास के लिए, या सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, थर्ड है चांदी एवं तांबा के लिए, या कंबल के लिए। तो देखिए कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम तो यह प्रसिद्ध था कंबल के लिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 14 नंबर वाला क्वेश्चन है कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, अब जिसे जाना जाता है। तो देखिए कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, तो उस पुस्तक को क्या जाना जाता है, यानी उस पुस्तक का क्या नाम है। तो देखिए पहला है अथर्ववेद, या अर्थशास्त्र, या यजुर्वेद, या धर्मशास्त्र। तो देखिए कि कौटिल्य चाणक्य के जो अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, तो उस पुस्तक को जाना जाता है अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य द्वारा जो लिखित पुस्तक का नाम है तो अर्थशास्त्र है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। यानी ऐसा कौन सा काल था कि जिसमें कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो पहला है महाजनपद काल, या गुप्त काल, या हड़प्पा सभ्यता, या वैदिक काल। तो देखिए कि विशिष्ट जो है कर प्रथा का विशिष्ट महत्व तो ये था महाजनपद काल में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।